हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाओ। सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाओ। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक गुड गवर्नेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस आप लोगों के सिलेबस जीएस पेपर 2 के सिलेबस में गवर्नेंस में भी गुड गवर्नेंस जोड़ा गया है। इसका मतलब इस टॉपिक को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आप लोगों को जीएस में भी काम आएगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 में भी गवर्नेंस जो टॉपिक जुड़ा हुआ है, गवर्नेंस जो जुड़ा हुआ है उसमें एक टॉपिक गुड गवर्नेंस भी है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इसको जीएस में भी यूटिलाइज करना है। प्रश्न उठता है कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस भी इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको अच्छा अभिशासन, सुशासन, सुशासन शब्द का उपयोग करते हैं। अक्सर आप लोग पॉलिटिशियन से, राजनेताओं के शब्द जो होंगे वो गुड गवर्नेंस का मतलब सुशासन ही वो बोलते हैं। और आप लोग तो सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुशासन दिवस, नेशनल गुड गवर्नेंस डे के रूप में माना जाता है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है। उसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कन्फर्म हुआ? तो हिंदी में इसको सुशासन भी बोलते हैं, अच्छा अभिशासन भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको गुड गवर्नेंस शब्द बोलते हैं। अच्छा अभिशासन, ये गुड गवर्नेंस जो शब्द है वो आज की मान्यता के अनुसार एक नया कंसेप्ट है, एक नई अवधारणा अवश्य है। आज की मान्यता के रूप में देखा जाए तो गुड गवर्नेंस एक न्यू कंसेप्ट है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन गुड गवर्नेंस हमारे लिए नया नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सुशासन की बात किया गया है, और हमारे यहां सदी प्राचीन काल से राम राज्य की संकल्पना चली आ रही थी। प्राचीन काल से हम लोग राम राज्य की संकल्पना की बात करते हैं। इसलिए जब सुशासन की बात करते हैं, सुशासन, तो सुशासन का मतलब होता है सु प्लस शासन। अगर इसको तोड़ दें, सुशासन का आशय क्या है, संधि विच्छेद करो, सु प्लस शासन बराबर सुशासन। और सु का मतलब होता है सुंदर, और सुंदर को हिंदी में अच्छा कहते हैं, और अच्छा को अंग्रेजी में गुड कहते हैं। और गुड शब्द जो है वो गाड से बना है, तो गाड का मतलब ही होता है राम राज्य, राम राज्य की संकल्पना। सुशासन या अच्छा अभिशासन या गुड गवर्नेंस, हमारे लिए सुशासन शब्द नया नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सुशासन नया मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां तो सदियों से सुशासन की बात हम लोग कर रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिखाई देता है, अच्छे अभिशासन के 10 संकेत दिया है उन्होंने। कन्फर्म हुआ? राम राज्य की संकल्पना के रूप में अच्छे अभिशासन को देखा जा सकता है। इसका तो हमारे लिए कोई नया नहीं है। इसलिए सुशासन दो शब्दों से मिलकर बना, सु प्लस शासन। सु का मतलब सुंदर, सुंदर को हिंदी में अच्छा भी कहते हैं, और अच्छा को अंग्रेजी में गुड कहते हैं। और गुड शब्द बना है गाड से, और जब गाड की बात करते हैं हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन आज, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गुड गवर्नेंस एक नया कंसेप्ट है। ये गुड गवर्नेंस जो शब्द मिला है वो वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री लेफ्ट हिच के द्वारा दिया गया है। गुड गवर्नेंस शब्द का प्रयोग विश्व बैंक के अर्थशास्त्री लेफ्ट हिच के द्वारा दिया गया। और गुड गवर्नेंस जो शब्द आया है ये भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ शर्तें रखा गया। 80 के दशक के आसपास, 80 के दशक में विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के द्वारा विश्व बैंक जो भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देता है, तो जिस मद पर खर्च करने के लिए ऋण दिया गया था, पैसा उस मद पर खर्च नहीं हुआ। ये जब विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के द्वारा समीक्षा किया जाना शुरू किया गया, तो विकासशील समाजों को जिस मद पर खर्च करने के लिए पैसा दिया गया, कि आपको शिक्षा पर खर्च करना है, आपको हेल्थ पर खर्च करना, आपको ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करना, आपको रूरल डेवलपमेंट पर खर्च करना है,
आपको इन्वायरमेंट पर खर्च करना है, तो जिस मद पर पैसा खर्च करने के लिए दिया गया उस मद पर पैसा खर्च नहीं किया, यह समीक्षा के दौरान पाया गया। तब वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने वर्ल्ड बैंक को सलाह दिया कि विकासशील समाजों को ऋण देने से पहले कुछ आवश्यक शर्तें रखा जाए। अगर इन शर्तों का अनुपालन किया जाएगा तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऋण दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसी शर्त को गुड गवर्नेंस नाम दिया गया। उसी शर्त को क्या नाम दिया गया? गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में कुछ शर्तें हैं या कुछ शर्त रखा गया, उसी शर्त को वर्ल्ड बैंक के द्वारा गुड गवर्नेंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गुड गवर्नेंस। कंफर्म हुआ? तो गुड गवर्नेंस सामान्य शब्दों में ध्यान रखना है कि भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो शर्तें रखा गया उसी शर्त को वर्ल्ड बैंक गुड गवर्नेंस कहता है। तो गुड गवर्नेंस शर्त है किसकी? वर्ल्ड बैंक की। किस संदर्भ में? भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में। उसी शर्त को वर्ल्ड बैंक की गुड गवर्नेंस कहता है। ये गुड गवर्नेंस शब्द किसने दिया? तो वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री लेफ्टविच के द्वारा दिया गया। कंफर्म हुआ? लेकिन आज तक ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि गुड गवर्नेंस या सुशासन, अगर हम सुशासन की बात करें तो सुशासन आया होगा कुशासन से। तो अगर कुशासन नहीं होता, मॉल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, तो गुड गवर्नेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुशासन की आवश्यकता नहीं पड़ती। गुड गवर्नेंस शब्द आया होगा बैड गवर्नेंस से। इसका मतलब अगर बैड गवर्नेंस नहीं होती तो फिर गुड गवर्नेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब गुड, बैड, कुशासन, सुशासन, इसका मतलब है कि आज तक किसी भी विचारकों के द्वारा सामान्य रूप से यह परिभाषित नहीं किया जा सका है कि किसे गुड कहें किसे बैड कहें। गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया कि किसे गुड कहते हैं किसे बैड कहते हैं। गुड या बैड का कोई मानक नहीं है यूनिवर्सल। यह देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि उसे आप गुड कहते हैं कि बैड कहते हैं। मैं अपनी ओर से बेस्ट पढ़ाता हूं तो मैं अपने आप को गुड बोलूंगा कि मैं एक अच्छा पढ़ाता हूं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है कि नहीं। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो आप बोलोगे क्लास गुड है, और समझ में नहीं आएगी तो बोलो क्लास बैड है। इसका मतलब हमारे लिए तो हम जो पढ़ा रहे वो गुड ही है। अब ये गुड या बैड ये आपको देखना है कि आपके नजरिए पर डिपेंड करेगा गुड है कि बैड। तो गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है, कोई सामान्य तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सका कि गुड या बैड क्या है। ये देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है कि उसे गुड कहें कि बैड कहें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई, तो किसी के लिए महंगाई गुड है तो किसी के लिए महंगाई बैड है। ऐसा नहीं कि महंगाई सबके लिए बैड है, कुछ के लिए महंगाई गुड भी है। जो महंगाई बढ़ेगी तो इनकम महंगाई बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति नया इनकम जनरेट करने की क्षमता रखता है, महंगाई बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ना है, तो वो एक्सपेंडिचर पर कटौती ना करके नया इनकम जनरेट करने की बात करता है, उसके लिए महंगाई गुड है। क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो हमको नए इनकम के स्रोत तलाशने होंगे। तो जो नए इनकम को जनरेट करने की क्षमता रखता है उसके लिए महंगाई गुड है। लेकिन जो महंगाई बढ़ती है तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो जो अपने एक्सपेंडिचर को कटौती करने की बात करता है, कब हमको अपने खर्चे पर कटौती करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो उसके लिए महंगाई बैड है। उसके लिए महंगाई क्या है? बैड है। प्रतिस्पर्धा कुछ के लिए गुड है, लेकिन वही प्रतिस्पर्धा कुछ के लिए बैड है। कुछ के लिए प्रतिस्पर्धा गुड है तो कुछ के लिए प्रतिस्पर्धा बैड भी है। प्रतिस्पर्धा सबके लिए गुड नहीं है, प्रतिस्पर्धा सबके लिए गुड नहीं है। कन्फर्म हुआ? दक्षता, जिसमें दक्षता है वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो उसके लिए दक्षता गुड है। लेकिन जिसके पास दक्षता नहीं है
उसके लिए दक्षता बैड भी हो सकता है। अरे यार ये मशीन हो गया है, ये तो आर्थिक मनुष्य हो गया है, ये प्रोडक्टिव मैन है, ये मानव है ही नहीं, वो ऐसे शब्द का उपयोग करेगा क्योंकि उसमें क्षमता है नहीं, तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं, प्रॉफिट कमाएगा नहीं। इसका मतलब है कि देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। तो गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है कि आप सामान्य तरीके से किसी को बता सकें कि यही गुड है कि इसी को बैड कहा जाए। ये गुड या बैड देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। यहां तक कि समाज के आधार पर भी गुड या बैड को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे समाजवादी समाज में, जो समाजवादी समाज हैं, वहां पब्लिक सेक्टर में जाना गुड माना जाता है, प्राइवेट को बैड मानते हैं। आप लोग सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब आपके सारे अवसर समाप्त हो जाएंगे कि अब मेरे पास सरकारी सेवा में काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, सारे अवसर समाप्त, तो अब आप प्राइवेट की ओर जाएंगे। इसका मतलब प्राइवेट आपके लिए बैड है, सरकारी गुड है। वहीं विकसित समाज, पूंजीवादी समाज की बात करें तो पूंजीवादी समाज में प्राइवेट गुड है, पब्लिक बैड है। जब वो प्राइवेट सेक्टर में असफल हो जाता है तब अमेरिका का लोग पब्लिक सेक्टर में जाता है। इसका मतलब समाज के आधार पर गुड या बैड है, कल्चर के आधार पर गुड या बैड है। हमारा कल्चर, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज हमारे लिए गुड है, वेस्टर्न कल्चर उनके लिए गुड होगा। हमारे लिए वेस्टर्न कल्चर बैड है, उनके लिए वेस्टर्न, उसके लिए इंडियन कल्चर बैड होगा। अर्थव्यवस्था के आधार पर गुड या बैड कह सकते हैं। हमारे देश में समाजवादी समाज है तो हमारे लिए घाटे की अर्थव्यवस्था गुड है, लेकिन जो पूंजीवादी राष्ट्र है उनके लिए घाटे की अर्थव्यवस्था बैड है। राजनीति के आधार पर गुड या बैड परिभाषित करते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हमारे लिए डेमोक्रेसी गुड है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है, उनके लिए ऑटोक्रेसी है, सैनिक शासन है, कुलीन तंत्र है, उनके लिए वो गुड होगा। जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो भारत के लिए बैड था, अमेरिका के लिए बैड गवर्नेंस था। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम कंट्री है जहां डेमोक्रेसी है ही नहीं, तानाशाही शासन चलता है, उनके लिए तख्ता पलट करना गुड गवर्नेंस रहा होगा। इसका मतलब राजनीति के आधार पर गुड या बैड, आर्थिक आधार पर गुड या बैड, सांस्कृतिक आधार पर गुड या बैड, देखने वाले के नजरिए के आधार पर गुड या बैड। यहां तक कि एक ही देश के अंदर समय के परिवर्तन के साथ जो बदलाव आता उसके आधार पर गुड या बैड कह सकते हैं। कल तक हमारे यहां केंद्रीकरण था तो केंद्रीकरण गुड था, विकेंद्रीकरण बैड था। आज विकेंद्रीकरण गुड है, केंद्रीकरण बैड है। कल नियंत्रण गुड था, स्वायत्तता बैड था, लेकिन आज स्वायत्तता गुड है, नियंत्रण बैड है। कल गोपनीयता गुड था, पारदर्शिता बैड था, आज पारदर्शिता गुड है, गोपनीयता बैड है। इसका मतलब गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा अभी तक मुझे नहीं मिला कि गुड या बैड को कोई सामान्य परिभाषा दिया जाए। यह कोई सामान्य परिभाषा नहीं है, यह देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के आधार पर गुड या बैड को डिफाइन करते हैं। कन्फर्म, एक ही देश में समय के परिवर्तन के साथ गुड या बैड को डिफाइन करते हैं, लेकिन गुड या बैड की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है कि जिसे आप लोग सामान्य तरीके से परिभाषित कर सकें कि यही गुड है कि यही बैड है। समझ में आया? जल्दी बोलो। विकास सोनी, समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो इसको समझना है कि ये गुड या बैड की अभी कोई सामान्य परिभाषा अभी तक नहीं निकला। लेकिन हमने अभी आपसे कहा कि भारतीय परिवेश में देखा जाए, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, तो हमारे यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही अच्छे अभिशासन के संकेत मिलते हैं। राम राज्य के रूप में अच्छे अभिशासन की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से विकसित है। कन्फर्म हुआ? वेदांतिक चिंतन के साथ प्रशासन में सच्चरित्रता, इंटीग्रिटी, नैतिकता एवं पारदर्शिता जैसे तत्वों का, सच्चरित्रता, नैतिकता और पारदर्शिता जैसे तत्वों का समावेश करने की कोशिश भारतीय प्रशासन व्यवस्था में प्राचीन काल से ही की गई। प्राचीन काल से सच्चरित्रता की बात की गई, इंटीग्रिटी की बात, प्राचीन काल से ही नैतिकता की बात की गई, प्राचीन काल से पारदर्शिता की बात हमारे यहां हो रही है। एक विचारधारा के रूप में कार्य, कर्तव्य एवं व्यक्तिगत व्यवहार, ये सभी पहलू अच्छे अभिशासन की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना न सिर्फ भारतीय दर्शन की व्याख्या करता है,
बल्कि उन विहंगम सजीव दृश्य का भी वर्णन करता जहां संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। प्रस्तावना में देखिएगा, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान प्रतिबद्ध है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। ये सब गुड गवर्नेंस के मानक है। भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो हमारे भारतीय संविधान में भी गुड गवर्नेंस की बात की गई। इवन भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें भी गुड गवर्नेंस की संकल्पना का समावेश किया गया कि भारतीय संविधान के भाग 3 में समानता, स्वतंत्रता एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समानता, स्वतंत्रता एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। वहीं निदेशक तत्वों में आर्थिक समाजवाद और सामाजिक न्याय जैसे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए बल दिया गया। ये सारे लक्षण गुड गवर्नेंस के आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब भारतीय संविधान में भी केवल भारतीय दर्शन की बात नहीं किया गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत गुड गवर्नेंस की संकल्पना को भी देखा जा सकता है। इसका मतलब भारत के संविधान में भी गुड गवर्नेंस के दर्शन दिखाई देते हैं, भारत के संविधान में गुड गवर्नेंस के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब 1990 के बाद की बात किया जाए, 24 जुलाई 1991 को जब हमारे देश में एलपीजी का दौर शुरू हुआ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का प्रभाव आया, तो 1996 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन नामक विषय पर सम्मेलन हुआ। और 1997 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह तय किया गया कि हमारे यहां सिटीजन चार्टर की बात होगी, सूचना के अधिकार की बात होगी, प्रशासन को सरल, संवेदनशील, जवाबदेह, पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। ये सारे लक्षण गुड गवर्नेंस के हैं। इसका तो गुड गवर्नेंस को भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए कोई नया नहीं, लेकिन एक नवीन कंसेप्ट जरूर आ गया गुड गवर्नेंस, क्योंकि शब्द किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक के अर्थशास्त्री लेफ्टिविच के द्वारा। तो भारत जैसे विकासशील समाजों को ऋण देने के संदर्भ में जो शर्तें रखा गया, उसी शर्त को हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। उसी शर्त को क्या बोला जाए? गुड गवर्नेंस बोलते हैं। उसी शर्त को हम लोग गुड गवर्नेंस बोलते हैं। 1989 में विश्व बैंक ने अच्छे अभिशासन की अवधारणा को व्यवस्थित परिभाषा देते हुए कहा कि अच्छा अभिशासन एक ऐसी लोक सेवा से संबंधित है जो दक्ष हो। अच्छा अभिशासन एक ऐसी लोक सेवा से संबंधित हो जो दक्ष हो, एक ऐसी न्यायिक सेवा से संबंधित है जो विश्वसनीय हो, और एक ऐसी प्रशासनिक सेवा संबंधित हो जो जवाबदेह हो। एक ऐसी सेवा से संबंधित है जो दक्ष है, एक ऐसी न्यायिक सेवा संबंधित है जो विश्वसनीय हो, और एक ऐसी प्रशासनिक सेवा संबंधित हो जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसको क्या नाम दिया गया? गुड गवर्नेंस। यह कहलाता है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस हम भारतीय परिवेश में देखा नया नहीं, मैंने कहा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो आज की मान्यता में एक नया कंसेप्ट आया है। आज के संदर्भ में देखा जाए तो नया कंसेप्ट आया है। तो ये क्या नया है देखा जाए तो आप लोग समझ में आया कि गुड गवर्नेंस शर्त है। किसकी शर्त है? वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष हमेशा अमेरिका होता है, और अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है, और पूंजीवादी राष्ट्र हमेशा किसकी बात करता है? निजीकरण की। इसका मतलब गुड गवर्नेंस में वर्ल्ड बैंक ने जो शर्त रखा है, उस शर्त में निजीकरण की बात किया गया है। निजीकरण की बात किया गया है कि प्रशासन का निजीकरण करने की बात। इसलिए आज आप लोग देखिए हमारे यहां भी प्राइवेटाइजेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। जिन प्रबंधन तकनीकी शैली का उपयोग कल प्राइवेट में किया गया,
उसी प्रबंधन तकनीकी शैली का उपयोग आज हमारे यहां पब्लिक सेक्टर में किया जा रहा। इसका मतलब प्रशासन में निजीकरण करने की बात है। इसका मतलब निजी प्रशासन के लक्षण दिखाने की बात है कि आपको स्वायत्तता देना है, क्वासी मार्केट की बात करना है, दक्षता की बात करना है, प्रभावशीलता की बात करना है, इथिकल वैल्यूज की बात करना है, आकार कम करने की बात करना है, ठीक है ना। ये सारे लक्षण, अनुबंध के आधार पर नियुक्त की बात करना है, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की बात करना, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात, ये सारे लक्षण किसके? प्राइवेट के। और ये लक्षण जब पब्लिक में दिखाई देने लगे तो उसी को हम लोगों ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा था। जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत निजी प्रशासन के प्रबंधन में तकनीकी शैली का उपयोग किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि आज एनपीएम का जमाना है, अब एनपीए का जमाना नहीं है, एनपीएम का जमाना चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन कल क्या था वो तो आप लोग सभी लोग समझ गए कि हमारे यहां बहुत सारी जगहों पर गुड गवर्नेंस की बात है। लेकिन आज अच्छा अभिशासन वर्तमान समय के समकालीन चुनौतियों की मांग है। वर्तमान समय की समकालीन चुनौतियों की मांग है। सामान्यतः शासन स्वतः अपने आप में अच्छे अभिशासन की बात करता है। कोई भी सरकार अपने आप को बैड गवर्नेंस बोलती है। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो क्या सरकार कभी बोलती कि बैड गवर्नेंस है? सरकार ने तो कभी नहीं बोला कि बैड गवर्नेंस है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल स्वतः कहा कि रोजगार के कोई सरकारी क्षेत्र का कोई भरोसा नहीं, सरकारी क्षेत्र में कोई आवश्यकता, रोजगार के अवसर पब्लिक सेक्टर में नहीं है। इसका मतलब रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी है, बेरोजगार तो ये तो बैड गवर्नेंस है ना। लेकिन आज तक कभी सरकार बेरोजगारी को चर्चा किया? महंगाई बढ़ा तो प्रधानमंत्री साहब ने क्या कहा था कि कड़वी दवा पीना पड़ेगा, कड़वी दवा पीना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी सरकार अपने आप को बैड गवर्नेंस नहीं कहती है। सभी सरकारें अपने आप को कहती है मैं गुड गवर्नेंस हूं, कन्फर्म हुआ। लेकिन वो सरकार कब गुड गवर्नेंस होगी? जब वो सरकार जनहित के मद्देनजर अपने कार्यों का संचालन करेगी। जनहित के मद्देनजर, अगर वो सरकार जनहित के मद्देनजर अपने कार्यों का संचालन करती है तो उस सरकार को गुड बोलेंगे। जनहित के मद्देनजर अगर सरकार अपने कार्यों का संचालन करती है तो गुड है, और अगर जनहित के स्थान पर अगर व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत हित को, तो ऐसी सरकार को हम लोग बैड गवर्नेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैड गवर्नेंस। जनहित के मद्देनजर अपने कार्यों का संचालन करे उस सरकार को गुड गवर्नेंस बोलते हैं। और अगर जनहित के स्थान पर व्यक्तिगत हित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, स्वकेंद्रित हो जाए, तो फिर उसको बैड गवर्नेंस कहना उचित होगा और गुड गवर्नेंस की विचारधारा को बल मिलना स्वाभाविक होगा। कंफर्म हुआ? तो इसको आप लोगों को देखना है, ठीक है।